नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। खबरों की दस्तक 60 सेकंड में हिंदुस्तान की हर खबर। हमारा दावा है कि आधे घंटे में ना तो किसी राज्य की, ना किसी शहर की, ना ही किसी गांव की खबर हम आपसे छूटने देंगे। हर उस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका सरोकार सीधा आपसे है और जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद जरूरी है और अब तक आपने कहीं नहीं देखी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 60 सेकंड में खबरों की। तो हरियाणा के मेवात नूह में जलाभिषेक यात्रा पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं दिल्ली में 23 जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। किस तरीके से है बजरंग दल का यह प्रदर्शन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के नूह जिले में भड़की हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की इस आग का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। तो वहीं आज हिंसा के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं हिंसा के खिलाफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बजरंग दल और वीएचपी हर साल धार्मिक ब्रज मंडल यात्रा निकालती है। इस बार भी मेवात के नूह में हिंदू संगठन ने यात्रा निकाली थी, लेकिन इस दौरान 2 पक्षों में विवाद के कारण यात्रा रुक गई और विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। जिले में कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, हाईवे पर जलाई गई बसें कबाड़ बन चुकी हैं और हिंसा में 5 लोगों की मौत और कई दर्जन लोग घायल हो गए। कई इलाकों में तनाव की स्थिति को देखते हुए नूह में केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां और सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात करना पड़ा है। साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नफरत की ये आग लगाई किसने? हरियाणा का नूह जल रहा है, जल ही नहीं रहा है बल्कि धधक रहा है। हिंसा की आग भड़की हुई है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो सड़कों पर 360 मिनट तक उत्पात होता रहा। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ 7 सेकंड में। कई दिनों से जिस खबर को देखकर आप सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस देश को क्या हो गया है, आखिर क्यों धर्म के चूल्हे पर हिंदू मुस्लिम की रोटी सेंकी जा रही है, क्यों हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत पहचान को धर्म की तेज धार वाली तलवार पर चलने को मजबूर किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी, जैसा आपने खुद कहा कि ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और षड्यंत्र 1 मिनट या 1 सेकंड में नहीं रची जाती है। इंडिया डेली के जागरूक दर्शकों का इस सवाल का जवाब सीएम खट्टर को देर सवेर देना ही होगा, क्योंकि खट्टर साहब आपके बगल वाले राज्य यूपी, जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, लेकिन वहां पिछले 6 साल से बाबा के राज में एक भी सुनियोजित षड्यंत्र ने इस तरह का रूप नहीं लिया। क्यों? और दंगाइयों को सुने, बात साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की खबर लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के दरीपट्टी गांव का है, जहां एक परिवार पर बिहार पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है। जहां पीड़ित परिवार ने थाने के बावजूद कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। क्या है ये पूरा मामला, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट से समझिए। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने कड़े कानून बना रखे हैं। किसी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव अब न डाला जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन बिहार में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन के लिए पुलिस ने एक परिवार को निशाना बनाया है। दरअसल मीनापुर थाना इलाके के दरहीपट्टी गांव में एक परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाए जाने को लेकर मीनापुर थाना प्रभारी समेत 44 लोगों पर सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरहीपट्टी निवासी संतोष कुमार ने जिले के थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा
कि मीनापुर थाना अध्यक्ष राजेश बैठा अपने दल के साथ घर पहुंचे थे। पुलिस ने परिवार पर इस्लाम कबूल कराने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कानून के रखवाले अब धर्म परिवर्तन पर उतर आए हैं। तो वही खबर एक और बिहार से आपको बताते हैं, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। एक हॉस्टल में छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्टल में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा थाना इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई। आपको बता दें कि घटना मुजफ्फरपुर के मिठनपुर थाना इलाके की है, जहां मृत छात्रा एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। छात्रा का शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी मिलते ही परिजनों ने हॉस्टल पहुंचकर हंगामा किया। मृत छात्रा की मां ने हॉस्टल के इंचार्ज पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा कि मेरी बेटी पढ़ने में तेज थी और अपने हक के लिए हमेशा लड़ती थी, इस वजह से हॉस्टल वालों ने उसे मार डाला। चलिए तो अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात पुलिस को आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने राजकोट से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही साथ ये 3 लोगों को उकसाने का काम करते थे। लगातार ये तीनों इस तरीके से षड्यंत्र रचते हुए नजर आते थे, जिससे देश विरोधी गतिविधियां बढ़ सके। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन साजिश रचने वालों का क्या हशुआ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि आरोपियों ने कान पकड़ लिए। दरअसल मुहर्रम के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और सरेआम उनका जुलूस निकाल दिया। तस्वीरों में दिख रहे ये वही आरोपी हैं जो पुलिस को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों का वीडियो सामने आया, जिसमें चौराहे पर बवाल मचाते ये दिख रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथ में कागज लेकर पुलिस को चुनौती देते हुए विवादित गाना बजाया कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो। विवादित गाना बजाने के मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने 4 आरोपियों आरिफ, रेहान, माहिर और अकबर को गिरफ्तार किया। इसके बाद सड़क पर उनका जुलूस निकाल दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। इस वक्त चीन में बारिश का कहर कई इलाकों में जारी है। चीन में तबाही भरी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो मैदानी इलाकों के हालात भी कुछ ऐसे ही है। चीन वासी काफी ज्यादा परेशान है। देखिए चीन में बारिश का तांडव। भारी बारिश ने इस बार आधे चीन पर कहर बरपा रखा है। क्या घर, क्या एयरपोर्ट, क्या मैदान, हर तरफ त्राहिमाम है। बारिश ने इस बार चीन में भारी तांडव मचाया है। तस्वीरें चीन की हैं, जहां सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। कार पानी में आधी डूब चुकी है और लंबी कतारें लगी हैं। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को अपने आगोश में ले लिया है। सबसे ज्यादा तबाही कहीं मची है तो वो है पूर्वी चीन के इलाकों पर। यहाँ से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। तेज बारिश के बाद यहाँ रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, जिस इलाके में लोग रहते हैं वहाँ कैसे बारिश का पानी दहशत फैला रहा है। सड़कों पर बिछी कारें गवाही दे रही हैं कि बारिश किस कदर हुई है। उधर राजधानी बीजिंग का भी कमोबेश यही हाल है, जहां कई गाड़ियां फंस गई। लगातार बारिश ने गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया, तो वहीं लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब बात हरियाणा की करेंगे। दंगा पीड़ित हरियाणा के लोग योगी और उनके बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं। मेवात मांगे बुलडोजर ट्रेन करने लगा है। वजह है यूपी में पिछले 6 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ।
तो सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ सीखते क्यों नहीं हैं? आखिर अभी भी शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या वो पर्याप्त हैं? इन सवालों के जवाब इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। इसे कमिटमेंट कहते हैं, इसे प्रदेश की रक्षा संकल्प कहते हैं और इसे ही यूपी में सब चंगा और नो दंगा भी कहते हैं। एक और जहां हरियाणा दंगों की आग में झुलस रहा है, तो मेवात मांगे बाबा का बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। वजह भी साफ है, यूपी में किसी दंगाइयों को इस बुलडोजर ने बख्शा नहीं। तो दूसरी ओर 30 मिनट नहीं, 60 मिनट नहीं, 120 मिनट नहीं, 180 मिनट नहीं, पूरे 360 घंटे हरियाणा के मेवात और नूह दंगों की आग में झुलसते रहे। उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और खट्टर की पुलिस थी जो हाथ बांधे सब देखती रही। उपद्रवियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और खट्टर की पुलिस मूक दर्शक बन सिर्फ तमाशा देख रही थी। दंगाइयों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खट्टर की पुलिस थी जो आपसी मेल मिलाप कराने में बिजी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। नूह में भड़की हिंसा की आग में पूरा हरियाणा सुलग रहा है। अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हिंसा किस तरह से भड़की, ये बड़ा सवाल है। तो दंगाइयों ने कैसे उत्पात मचाया? सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजों का चेहरा बेनकाब हो गया है और इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। पूरा माजरा 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर उत्पात मचाते इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। हाथों में लाठी डंडे और तलवार लेकर इस भीड़ ने ही भड़काए दंगे। नूह हिंसा के सीसीटीवी वीडियो में एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। बवाल करते हुए इन दंगाइयों को देखिए। उपद्रवियों ने सड़क पर तांडव मचा दिया। दंगाइयों की भीड़ पथराव करते हुए दिखाई दे रही है। किस तरह से दंगाइयों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, इस सीसीटीवी वीडियो को देखकर समझिए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और हिंसा की। देखिए, सामने से एक बस आई और हथियार लेकर सड़कों पर उतरे उपद्रवियों ने उसे घेर लिया, फिर पथराव करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। इस भीड़ का सिर्फ एक ही मकसद था, दंगा। उपद्रवियों का चेहरा बेनकाब करता एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक अस्पताल के बाहर कार खड़ी है। कुछ लोग उसे धक्का लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार सड़क तक आई, कुछ उपद्रवी दौड़कर आए, कार को रोका और फिर किसी ने गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी ने बोनट पर डंडे से वार कर दिया। वहीं एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने सीसीटीवी से उपद्रवियों को पहचानने में मदद करने की अपील की है। हरियाणा के नूह में 2 समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद ऐसी हिंसा भड़की जिसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े मिले। पत्थर चले, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई और लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हरियाणा है या फिर कोई वॉर जोन। ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली लाइव की रिपोर्ट देखिए। जलती गाड़ियां, पत्थरबाजी, हथियार लहराते उपद्रवी। हरियाणा के नूह में 2 समुदाय के बीच ऐसा बवाल मचा कि पूरा शहर जल उठा। सड़कों पर भीड़ ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। नफरत की आग में जल रहे उपद्रवियों को जो दिखा उसे आग के हवाले कर दिया। नूह में हिंसा के निशान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों ने पुलिस थाने को भी निशाना बनाया था। पुलिस स्टेशन में गाड़ियां फूंकी। हिंसा के बाद से ही नूह में तनाव का माहौल है। कर्फ्यू के बीच पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से दंगाइयों ने पूरे शहर में आतंक मचाया, तस्वीरें उसके सबूत दे रही हैं। दंगाइयों ने नूह के साइबर थाने पर हमला किया था। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी के साथ साथ गोलियां भी चली। इसके बाद हालात को देखते हुए नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगाई गई, तो हाईवे पर जिन गाड़ियों को फूंक दिया गया उनकी राख और पत्थर बिखरे पड़े हैं। दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन में भी न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि जमकर पथराव भी किया। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में इंटरनेट को 5G की दरें सस्ती होंगी। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 32 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से ये प्रस्ताव है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया।
फैसले के मुताबिक यूपी के लोगों को इंटरनेट की 5G सेवाएं अब सस्ती दरों पर मिलेंगी। मीटिंग में कुल 33 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इसी साल वर्ष 2023-24 से भारत सरकार ने शुरू कराई है। 12 राज्यों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने उसमें शामिल है, जिसके लिए सहमति दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 10 ऐतिहासिक स्थलों में हेरिटेज होटल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। किसी रक्त संबंधी को रजिस्ट्री के जरिए संपत्ति 5,000 रुपए में ट्रांसफर की जा सकेगी। 21 जिलों में डिजिटल क्रॉप योजना सर्वे को मंजूरी मिली है। साथ ही किसी भी जिले में वाहनों की फिटनेस कराई जा सकेगी, जिसके लिए हर जिले में 3 फिटनेस केंद्र खोले जाएंगे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सचिन बिश्नोई को भारत लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लेकर पहुंची है। पूछताछ लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स मशहूर गैंगस्टर सचिन बिश्नोई है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अजरबैजान से भारत लेकर आई है। सचिन बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जिसे गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सचिन बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो पिछले साल मूसेवाला हत्याकांड से पहले अप्रैल में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश से फरार हो गया था। सचिन को जब अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया था, तब उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी मिला, जिसमें उसका नाम तिलक राज टूटेजा लिखा था, जबकि असल में सचिन का नाम सचिन थापन है। आपको बता दें कि पिछले साल 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई। गोलियां बरसाने वाले शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के थे। माफिया अतीक का भले ही अंत हो चुका हो, लेकिन उसके पाप का हिसाब आज भी हो रहा है। एक बार फिर अतीक की उस जमीन को कुर्क करने की तैयारी में प्रशासन है, जिसे अतीक ने कब्जा करके अपने नाम कर लिया है। और ऐसे में एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरा माजरा इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। माफिया यूपी के मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद है। वो अतीक जो कभी यूपी की जमीन को अपनी जागीर समझता था, लेकिन आज अतीक मारा जा चुका है। उसके हर काले कारनामों का हिसाब हो रहा है। IS 227 गैंग के सरगना अतीक अहमद की संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट में अतीक की 12 करोड़ 42 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क करने वाली है। अतीक के खिलाफ यह कार्रवाई 2020 में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुए मुकदमों के तहत हो रही है। अतीक पर आरोप था कि उसने किसी और के नाम पर इस संपत्ति पर अपना अवैध कब्जा जमाया हुआ था। अतीक की हर अवैध संपत्ति यूपी में रडार पर है, तो एक एक कर हर संपत्ति को खंगाला जा रहा है और मारे जा चुके माफिया अतीक के अवैध संपत्ति का हिसाब किताब जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों पवार नजर आए, जिससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे को मेट्रो के साथ साथ कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर जो तस्वीर दिखाई दी, उसने राजनीति के गलियारों में सुगबुगाहट शुरू कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों पवार मौजूद थे, यानी शरद पवार और अजीत पवार। इन तस्वीरों को देखकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि शरद पवार मौजूदा वक्त में इंडिया के सहयोगी हैं। उधर पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि वो खुद तो नाम बदल देते हैं, लेकिन जब हम देश के प्रमुख स्थानों का नाम देशभक्तों के नाम पर रखते हैं तो वो हल्ला करते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक सम्मान से नवाजा गया। उन्हें लोकमान्य तिलक जैसी टोपी पहनाई गई। प्रतीक चिन्ह के साथ 1 लाख रुपए की राशि दी गई। पीएम मोदी ने सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि को नमामि गंगे परियोजना को समर्पित कर दिया, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए
बड़ा सियासी संकट खड़ा कर सकती है। संसद में दिल्ली विधेयक बिल पेश हुआ तो हंगामा हो गया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि संसद को पूरा हक है कि वो कोई भी कानून ला सके। तो ऐसे में लगातार विपक्ष हमलावर होते जा रहा है और सदन में हंगामे की वजह से कई बार यहां पर कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। पूरा माजरा क्या, रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र का 9वां दिन और भारी हंगामे के बीच आखिर दिल्ली अध्यादेश बिल को लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को सदन में पेश किया तो जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष सरकार पर आरोपों की बौछार करने लगा। मणिपुर का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा, दिल्ली अध्यादेश को सवालों से घेरता रहा। विपक्ष के हर आरोपों का जवाब देते हुए संसद में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि संसद को पूरा हक है कोई भी कानून लाने का। साफ है कि इस अध्यादेश का केजरीवाल सरकार लगातार विरोध कर रही है। वजह है कि विधेयक में प्रस्ताव है कि दिल्ली में अधिकारियों के सस्पेंशन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। ऐसे में इतना तो तय है कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो हंगामा भी होगा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। लोकसभा में यह बिल तो पास हो सकता है, लेकिन सरकार की असली चुनौती राज्यसभा में होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से मणिपुर मसले पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार हिंसा पर लंबी चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बोलने की मांग पर अड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, जिस पर चर्चा के बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। दरअसल 26 जुलाई को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दी। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है तो विपक्षी सांसद लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं। हंगामे के चलते लगातार संसद की कार्यवाही अब तक ठीक से नहीं चल पाई और न ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हो सकी है। हालांकि अब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। प्रस्ताव रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा